Next topic is standard enthalpy of formation. As you all know, this standard enthalpy of formation is for 1 mole of a substance which is formed from its constituent elements. So we can define standard enthalpy of formation as the enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable state of aggregation. यानी कि जो एलिमेंट जिस फॉर्म में नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहता हो वो वाली फॉर्म हमें यूज करनी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के फॉर्मेशन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. So the standard enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable states of aggregation is called standard molar enthalpy of formation, and it is depicted by delta F H naught. It is also called reference states. बहुत सिंपल से है, काफी बार आप बना चुके हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन. जैसे ये H2O लिक्विड है, ये 1 मोल है इस समय, तो इसके जो कांस्टेंट एलिमेंट्स है दे आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ H2G and oxygen exists in form of O2G. We need only one oxygen atom, so half O2G balance लिखेंगे. And this is the standard enthalpy of formation of water in its liquid state. ये ग्रेफाइट के लिए दे रखा है आपको, इस तरह से हम निकाल सकते हैं. Now today ये देखिए पहले इक्वेशंस की हेल्प से पता करना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी गो फॉर Hess law of constant heat summation. It is based on thermochemical equations. 3 इक्वेशन दे दी और पूछ लिया हमसे कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल लिक्विड. तो आप इन तीनों इक्वेशन का यूज करके मिथेनॉल का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. आपने किया हुआ है. कांस्टेंट हीट समेशन, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या उस रिएक्शन को होने में एक से ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं, द टोटल एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल, इफ अ सब्सटेंस A changes to B and the enthalpy change is, let's say, this is delta AH naught, and the same compound B is formed in sub steps, that A first converted to C, then C converted to D, and finally D converted to A. और इधर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ A to C में, वो मान लीजिए X है, this is Y, and this is, let's say, Z. So according to Hess law of constant heat summation, the total enthalpy change will remain same. Either you form A to B in one step only, or you form A to B in 3 steps, 1, 2 and 3. The total enthalpy change will remain same. ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए आपको रामपुर से बरेली के लिए जाना हो, तो आपने मिलक तक का टिकट ले लिया, फिर मीरगंज तक का ले लिया, और फिर मीरगंज से बरेली तक का टिकट ले लिया. जो टोटल टिकट की कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी, राइट? ऐसा मानते, लेकिन कुछ उनकी डिस्टेंस कम होती है तो चार्जेस थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल यही वाला है, अभी इसी को समझेंगे. तो टोटल एंथैल्पी चेंज विल रिमेन द कांस्टेंट. तो इन्होंने यही बताया, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेट्स, then its standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpies of intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature. हमने देखिए A से B का फॉर्मेशन डिवाइड कर दिया, पहले A से C, C से D, D से B, तो जो भी टोटल एंथैल्पी चेंज है दैट रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहने वाला है. अब इस हेस लॉ का जो यूज है वो हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की
लैटिस एंथैल्पी में को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे बॉर्न हेवर्ट साइकिल की फॉर्म में। उसी की बात मैं पहले कर ले रहा हूँ। वी गो फॉर बॉर्न हेवर्ट साइकिल फर्स्ट। So lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change take place when one mole of ionic compound dissociates into its ions in gaseous state. इसको हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, वन मोल आयनिक सॉलिड को उनके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। इसको हम डेल्टा LATH0 से लिख देते। सो लैटिस एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस during the conversion of one mole of ionic solid to its gaseous constituent ion। जिन gaseous constituent ion से मिलकर के ये ionic solid बना है, उसमें तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका लैटिस एंथैल्पी कहलाएगा, या रिवर्स भी आप बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। जैसे NaCl सॉलिड है, वो किन गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बनेगा? Na पॉजिटिव G और Cl नेगेटिव G से। तो इसके वन मोल के फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। आपको इस कंपाउंड को तोड़ना होगा तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break one mole of ionic solid to its gaseous constituent ions, या रिवर्स भी कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। So there is a cycle called Born-Haber cycle, and with the help of this Born-Haber cycle, we can determine the lattice enthalpy change for an ionic compound. So now we go for Born-Haber cycle for sodium chloride. दिक्कत नहीं है। So देखिए, NaCl solid is formed from Na solid, sodium exists in solid state, and half Cl2G, and the energy release is called standard enthalpy of formation of NaCl solid। सोडियम क्लोराइड जब वन मोल बनेगा तो उसके कांस्टेंट एलिमेंट से बनेगा, which are present in their aggregated form in standard form। सोडियम हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, क्लोरीन हमेशा गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और क्योंकि ये वन मोल बन रहा है तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। अब ये जो फॉर्मेशन है NaCl सॉलिड का, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। Na पॉजिटिव G प्लस Cl negative G combine to form one mole of NaCl solid। और ऐसे में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? लैटिस एंथैल्पी चेंज। लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। Now this process will carried out in different steps। कौन कौन से steps है देखिए। First, this sodium solid will be converted to sodium gaseous atom, and then this sodium gaseous atom will be converted to sodium gaseous cation। अब यहाँ पर जो भी एंथैल्पी चेंज होगा
फिर सॉलिड को डायरेक्टली आप गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हो। यस, तो हियर द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। Now you are converting sodium gaseous atom to sodium gaseous cation. For this you require energy called ionization energy. किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ दिस Cl2g need to convert into Cl gaseous atom, और ये Cl बॉन्ड Cl को तोड़ करके Cl गैसेस एटम लिया है, और इसीलिए यहाँ जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, डेल्टा H नॉट DIS डिसोसिएशन के लिए यहाँ पर आ रहा है. अब क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही एटम लिया है और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पूरे Cl2 मॉलिक्यूल के लिए होगा, तो प्लीज मेक इट ए पॉइंट, वी विल यूज इट्स हाफ वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे एक Cl एटम चाहिए. ये जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगी पूरे मॉलिक्यूल के लिए होगी, और हमें क्योंकि एक ही एटम चाहिए सो हमें इसका हाफ करना होगा. Then this Cl gaseous atom is to be converted to Cl gaseous anion. इसके लिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज. नाउ वी यूज हेस लॉ. According to Hess law, whether a reaction takes place in one step or in more than one steps, the total enthalpy change will remain constant. यानी कि ये जो NaCl का फॉर्मेशन वन स्टेप में हुआ है, जहां पर जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl solid will be the sum of, will be equal to the sum of enthalpy of sublimation plus standard enthalpy of ionization plus half of bond dissociation enthalpy plus half of electron gain enthalpy plus lattice enthalpy. तो लैटिस एंथैल्पी कैसे निकाल पाएंगे? हमें ये सारी वैल्यूज दी होंगी. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन for NaCl solid, enthalpy of sublimation of sodium, ionization enthalpy of sodium, dissociation enthalpy for chlorine, electron gain enthalpy for chlorine, and now we can calculate standard enthalpy, or which is called standard lattice enthalpy for the formation of NaCl solid. तो ये Born-Haber cycle है. This is called Born-Haber cycle, and with the help of this Born-Haber cycle, we will be able to find out the lattice enthalpy change for the formation of one mole of ionic solid by using Hess law of constant heat summation. Please आपको देखिए गिवन है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ही बोल सकते हैं, एक ही बात है. आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर सोडियम एटम, डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर क्लोरीन. देखो यहाँ पे 121 लगाया वैल्यू, होती कितनी है 242 होती है, हाफ चाहिए ना. ठीक, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ये वैल्यू दी हुई है, और इन सब का यूज करके हम लैटिस एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ठीक है, तो इस तरह से लैटिस एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर पाएंगे. बॉर्न-हेवर साइकिल फॉर पोटेशियम ब्रोमाइड, इसके लिए हमें लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न-हेवर साइकिल हमें बनाना होगा. देखिए, तो पोटेशियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो वही वाली फॉर्म यूज करनी है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KBr सॉलिड.
यहाँ पर जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केबीआर। ये एक स्टेप की बात हो रही है, ये कई स्टेप में हो सकता है प्रोसेस। पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम गैसियस एटम में, फॉर विच यू नीड हाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नाउ यू कन्वर्ट इनटू पोटेशियम गैसियस कैटायन में, इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसके बाद Br2 लिक्विड को आपको Br गैसियस एटम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको देना होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैसेस ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। पूरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने, हालांकि हमें तो यहाँ पे हाफ चाहिए, तो इसको भी हाफ करेंगे हम, क्योंकि हमें तो एक ही एटम के लिए चाहिए होगा ना। अब इसको ब्रेक करेंगे किसमें, Br गैसियस एटम में। जब Br गैसियस एटम में करें कन्वर्ट, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हमें चाहिए होगा, ये भी हम हाफ करेंगे क्योंकि एक ही एटम चाहिए हमें। और फाइनली वी नीड टू कन्वर्ट इनटू Br नेगेटिव गैसियस एनायन, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Br। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, के जी पॉजिटिव Br नेगेटिव जी, है ना, तब ये बनेगा। और इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगा, the enthalpy change take place during the formation of 1 mole of ionic solid from its gaseous constituent ions, क्या कहलाएगा, lattice enthalpy, right? This is the lattice enthalpy for KBr. अब by using Hess law, अब आप Hess law यूज करेंगे, और by using Hess law for constant हीट समेशन, ये सभी एंथैल्पीज का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केबीआर। किस किस के सम के इक्वल होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस स्टैंडर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन प्लस half of enthalpy of dissociation plus electron gain enthalpy, या एक ही एटम की आएगी क्योंकि हमने एटम पहले ले लिया है वहां पर, प्लस लैटिस एंथैल्पी। इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग बॉर्न हेवर साइकिल एंड बाय अप्लाइंग Hess law we can determine the lattice enthalpy of an ionic solid। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि NaCl और MgO में किसमें लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। तो देखिए यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Mg 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए लैटिस एंथैल्पी का जो अमाउंट है वो MgO का ज्यादा रहेगा। Enthalpies for different types of reaction or enthalpy change for different type of reaction. It is convenient to give name to enthalpies specifying the types of reaction। Like अगर कोई रिएक्शन कंबशन है तो उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको हमने नाम बोल दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। लेकिन क्योंकि कंपेयर हमें करना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन सभी के लिए एक सी रखनी पड़ेगी। सभी सब्सटेंस का जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब सभी एलिमेंट कैसे हो, एक से ही लिया जाए। तो उसको एक साथ लेने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज the enthalpy change per mole of a substance when it undergoes combustion and all the reactant and products being in their standard states at the specified temperature। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पर मोल। किसी भी सब्सटेंस के पर मोल को एयर में कंबशन करने पर जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। पर शर्त ये है जितने भी प्रोडक्ट्स बने और जितने भी रिएक्टेंट्स यूज हो दे मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर।
ठीक है। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जो घर में हम एलपीजी यूज कर रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उसको पीएनजी बोलते हैं, पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। वहाँ पे सिलेंडर्स वगैरह नहीं जाते, मुरादाबाद में भी आ चुकी है पीएनजी लाइंस, तो उनको पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं। मीटर लगा होता है, जितना यूज करेंगे उतना बिल आ जाता है। तो ये मीथेन का कंबशन उन्होंने करके दिखाया, बैलेंस इक्वेशन से। ये 1 मोल है, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वही स्टेट ले लिए। ये एयर से ऑक्सीजन मिल रही है, कंबशन होगा तो ये बनेगा। वाटर क्योंकि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड स्टेट लेनी है। ऐसा मत करिए कि आप इसकी वेपर्स बना दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। द कंपाउंड हैज टू बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि जिस फॉर्म में वो नेचर में अकर करते हैं, रूम टेम्परेचर पर, स्पेसिफाइड टेम्परेचर, वही फॉर्म लेनी है। बच्चे क्या करते हैं, कंबशन हो रहा है, ये तो वाटर की वेपर्स बन जाएंगी, गलत। उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है आपको। CO2 रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वही फॉर्म लेनी है, राइट। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन विल बी दिस दिस इज फॉर 1 मोल। अब आपसे बोले 2 मोल्स के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आपसे बोले हाफ मोल के लिए क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये बात आपने इस इक्वेशन जब सॉल्व किया था, तो आपने ये भी किया हुआ है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकेंगे कुछ केसेस में, लेकिन मैक्सिमम इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में बात करें। देखिए गैसेस मॉलिक्यूल है H2 का, इसको गैसेस एटम में डिसोशिएट करने में जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, इट इज द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस on breaking 1 mole of bonds completely to obtain atoms in gaseous phase। ये शर्त है, किसी भी फॉर्म में रिएक्टेंट हो, बट जो एटम्स हैं दे मस्ट बी टेकन इन द गैसियस स्टेट। जैसे ये H2 का आप देखिए तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये 2 गैसियस एटम्स मिल गए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या कहलाएगा, 435 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उनके लिए तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी की जा सकती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, या मैटर के केस में उसको हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, बताएंगे आपको अभी। तो ये देखिए CH4G CG, ये गैसेस में चाहिए, ये सब गैसेस में चाहिए, और इसमें जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो इतना दे रखा है। जैसे सोडियम में देखिए, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है और ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी है। सोडियम के सॉलिड में से सोडियम गैसेस एटम चाहिए। अभी आपने बॉर्न हैमर साइकिल में देखा था, तो वहां हमने लिखा था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल, मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करता हूं, इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, या सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, वो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन कंपेयर करने के लिए क्या किया, सभी सब्सटेंस के 1 मोल की बात हो रही है, राइट। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। तो देखिए 2 बातें यहाँ पर पढ़ेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अगर मॉलिक्यूल कैसे हैं, डायटोमिक, यानी कि 2 ही एटम्स हैं, तो उनको ब्रेक करने में जो एनर्जी होगी वो डायटोमिक मॉलिक्यूल किस में कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन जैसे Cl2 इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी, यहाँ भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे CH4 है, तो इसमें तो 4 बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से रहेगा भाई, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, ये 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बॉन्ड एंथैल्पी है, एक C बॉन्ड H के लिए वैल्यू अलग होगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर CH4 को पहले CH3G में तोड़ा, ये H में क्या एक एटम बॉन्ड तोड़ा, तो इतनी एनर्जी है रिक्वायरमेंट है। फिर इस CH3 में से फर्दर एक H एटम हटाया, तो इतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए। तीसरा H एटम हटाएंगे तो इतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए।
फोर्थ हटाएंगे तो इतना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है, दो से ज्यादा एटम इसमें रिक्वायर्ड है, तो वहां पे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ना बोल के मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अगर हमें मीथेन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखना हो तो अच्छा रहेगा हम एवरेज या मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलें। और वो निकालने की क्या होगा, चारों स्टेप्स में जो एंथैल्पी चेंज हो उसे सम करो और कितने से डिवाइड करें, 4 से। In such case, we use mean bond dissociation enthalpy. तो 1/4 of enthalpy of atomization। इन चारों का सम कर लिया हमने, तो ये 416 आ गया। हालांकि जो मीनिंग है वो वही जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी से ही जाता है, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी, वो रियल मायने में बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है। वो हर सी बॉन्ड एच की बॉन्ड एंथैल्पी सेम नहीं होगी, वो क्या होगी, मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। और हर सी बॉन्ड एच के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अमाउंट है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। यानी कोई स्टेटमेंट आ जाए, इन केस ऑफ CH4 द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ईच सी बॉन्ड एच इज दिस मच, तो क्या करोगे, रॉन्ग है वो स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। जितने भी सी बॉन्ड एच टूट रहे थे उनके लिए जो एंथैल्पी चेंज की रिक्वायरमेंट थी उन सबका एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है। तो इसलिए पॉलीएटॉमिक केस में बॉन्ड एंथैल्पी ना बोल के मीन बॉन्ड एंथैल्पी टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, बॉन्ड एंथैल्पीज का यूज करके भी हम एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसमें फर्क ये है, जब आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करके एंथैल्पी चेंज निकाला था किसी रिएक्शन का, तो वहां पे आपने पहले यूज किए थे प्रोडक्ट्स, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो इस तरह का है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट्स की पहले लेंगे और प्रोडक्ट्स की बाद में लेंगे। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का चार्ट दिया है, इसको देखना सीखने जल्दी सब बच्चे। देखिए H है और ये क्या है यहाँ पर H, तो ये H सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होती है, 435.8। अब आपके पास कार्बन है और ये H है, तो कार्बन बॉन्ड H की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होगी, 414। कार्बन बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होगी, 347। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी, 159। फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होगी, 184। Cl Cl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होगी, 243। Br बॉन्ड I की जो बॉन्ड डिसोसिएशन, सॉरी Br बॉन्ड I की दी रखिए, I बॉन्ड I की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है, 151। इस तरह से आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी आप यूज कर सकते हैं। देखिए सल्फर और कार्बन S बॉन्ड C की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये दे रखी है आपको, 259। फास्फोरस और फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये है 490। फ्लोरीन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है, 155। ये बॉन्ड एंथैल्पी है, तो एक ही एक एटम के बीच में इसका मीन का कोई फर्क बात ही नहीं हो रही है, ये तो सिंगल सिंगल बॉन्ड की है। हाँ, इसी तरह से कुछ मल्टीपल बॉन्ड्स की भी मीन डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है। अब यहाँ पे मीन वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन सिंगल बॉन्ड एन को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, और एन फिर तो दूसरा सिंगल बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए और कुछ और वैल्यू रहेगी। तो वहाँ पे मीन हम एवरेज ले लेते हैं, तो एन डबल बॉन्ड की इतनी ज्यादा, एन ट्रिपल बॉन्ड की इतनी। आप देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी ओ की है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की है। उससे कम किसका है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन का है। ठीक है, और देखिए ओ डबल बॉन्ड ओ की भी अच्छी खासी है, 498। Note that symbol used for bond dissociation enthalpy and mean bond enthalpy is same। तो आपको सिंबल में कोई चेंज नहीं करना है, सिंबल दोनों का सेम ही रहने वाला है, राइट। इनका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए उसके लिए हमने क्या किया है, जैसे ये इक्वेशन है 92G + 3H2G gives 2NH3G। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन है
वो हम बॉन्ड एंथैल्पीज की हेल्प से बता सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन विल बी द सम ऑफ bond enthalpies of all the reactants minus sum of bond enthalpies of all the products। जो वाला फॉर्मूला था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से निकालते थे, उसमें प्रोडक्ट्स पहले लिखते थे और रिएक्टेंट्स को बाद में करते थे। चलिए देखते हैं यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है दैट इज इन फॉर्म ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, तो वी नीड स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड Ng। एक रिएक्टेंट तो ये हमारे पास, और दूसरा रिएक्टेंट देखिए क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्योंकि ये 1 मोल है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई। और ये देखिए आप एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, और क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ये आपके रिएक्टेंट्स ओवर हो गए। NH3 में आप देखेंगे 3 N बॉन्ड H है, N बॉन्ड H, N बॉन्ड H, N बॉन्ड H, नाइट्रोजन बॉन्ड H, नाइट्रोजन बॉन्ड H, नाइट्रोजन बॉन्ड H, और ये कितने मोल्स हैं 2, तो क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N सिंगल बॉन्ड H। एक मॉलिक्यूल में तो 3 बॉन्ड है ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 कर देंगे, 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N बॉन्ड H। अब आप देखिए ये टेबल में से हम लिख सकते हैं वैल्यूज, ये टेबल में से हम देख लेंगे। दिस इज, पहले हमें अप्लाई करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N ट्रिपल बॉन्ड N हमें दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है हमें, नीचे वाली टेबल में हमें दिया हुआ है, देखिए यस 946 है बेटे, कितना है 946, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, दिस इज 946, एक ही मोल था प्लस 3 इंटू H सिंगल बॉन्ड H। तो देख लेते हैं एक बार H सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, हाँ 435.8, ये देखिए ना, ये आ गया वैल्यू 435.8 और 3 से मल्टीप्लाई कर ही दिया है, माइनस अब हमें किसका चाहिए, N बॉन्ड H का चाहिए। N बॉन्ड H का कितना है 389 है ना, कितने हैं 6 है, 6 इंटू माइनस 389। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज यहाँ टेबल से देख के लगा दी, जब एग्जाम में आएगा तो ये वैल्यू हमें गिवन होगी, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, राइट। 3110.74, अरे अब बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, कुछ गलती कर ली क्या, कुछ गलती कर ली क्या। 946 3H का इतना ठीक लगाया है, और 6 इंटू N बॉन्ड H ये ठीक, ये 43.58 है, नहीं 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 नहीं, कुछ गलती हो रही है, देखिए H बॉन्ड H की तो ये थी ना, 435, एक मिनट रुकिए, वैल्यूज कुछ गलत हो रही है हमारे पास, 435.8 है ना, ये थोड़ा ठीक करेंगे सब बच्चे। ये जो वैल्यू हमारे पास है दिस इज गिवन 435.8, राइट, नहीं माइनस नहीं होगा, प्लस का ही होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है भाई, 435.8, ये भी हमारे पास प्लस का ही है, माइनस का साइन ना समझे इसको आप लोग। 4,500, हाँ 4,500, हाँ 0.4, ये आपके पास जूल पर मोल में आ रहा है, राइट, नहीं ये किलो जूल पर मोल में है, ठीक है, किलो जूल पर मोल में दे रखी है, यूनिट तो वही रहे।